आइए टेस्ट सीरीज का जो है दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। और जो ये सीरीज है सब जानते हैं कि 2009 से 2020 तक के जितने प्रश्न हैं आपके चाहिए, एसआई का एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस का है, एसएससी का है, सभी प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या फिर प्रस्तावना। किसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है? तो ये आपने ध्यान रखना है, किसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो न्याय योग्य नहीं है, ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना, फोर्थ, थर्ड और सेकंड, इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो फोर्थ, थर्ड और सेकंड ऑप्शन बी। मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और उद्देशिका प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य को वाद योग्य भी कहा जाता है या न्यायोचित कहा जाता है। तो न्याय योग्य, वाद योग्य या न्यायोचित यदि आपसे पूछा जाए तो वो आपके केवल फंडामेंटल राइट्स होंगे, जो आप मौलिक अधिकार आपके केवल न्याय योग्य हैं। और गैर न्याय योग्य में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना, ये तीनों हैं गैर न्याय योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा किसके द्वारा प्रकट की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा किसके द्वारा प्रकट की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919, नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942। तो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी ऑप्शन बी, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या भारत के सभी न्यायालय को? तो अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित असंगत कथन छांटिए। क्या मौलिक अधिकारों से संबंधित सत्य नहीं होगा? इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। मूल अधिकार लोक कल्याणकारी होते हैं। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये बिल्कुल सत्य है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। इनका उल्लेख संविधान में किया गया है, यह आपका सत्य कथन है। और लोक कल्याणकारी होते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो यह सत्य कथन आपने छांटना था। नेक्स्ट जो है आपका प्रश्न है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं भारत की सरकार व संसद, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय खाद्य निगम या ये सभी। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत दी गई है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को यह अधिकार प्रदान है कि वे किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में विधि की परिभाषा कहाँ वर्णित है, विधि की परिभाषा, तो विधि की परिभाषा के अंतर्गत ही इनका उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना, विधि की परिभाषा है अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट? यदि आपका यूपीएससी का एग्जाम है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अधिकार प्रदान है कि किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 13 के तहत। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन मौलिक अधिकार नहीं है। शिक्षा पाने का अधिकार, संगम समिति बनाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, भारत में व्यापार करने का अधिकार।
तो संविधान में मूल अधिकार नहीं है। अच्छा प्रश्न है कि कौन संविधान में एक मूल अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखना है, काम पाने का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है? ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। तो अच्छा प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। ऐसे ही प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो कहा था A.V. डाइसी, A.V. डाइसी, ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं के लिए सबसे अच्छा प्रश्न है A.V. डाइसी। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को किस प्रकार की समानता का उल्लेख नहीं है? किस प्रकार की समानता का उल्लेख नहीं है? देखो, ऐसी टेस्ट सीरीज है कि यदि आप जो है 50% करते हो तो आपने कम से कम अपनी तैयारी का पता लगेगा कितने आप तैयारी में हो। ठीक है, तो मूल अधिकार में जो है कितनी समानताएं हैं और किस प्रकार की समानता का उल्लेख नहीं है? विधि के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता या अवसर की समानता। तो सभी जानते हैं कि विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। ठीक है, सामाजिक समानता धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो 15 में है। अवसर की समानता, अवसर की समानता लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो ध्यान रखना मूल अधिकारों में यदि समानता भी आपसे पूछा जाता है तो केवल 3 प्रकार की समानता है, विधि के समक्ष, सामाजिक और अवसर की समानता। इसने पूछा है कि समानता नहीं है, तो ऑप्शन सी आर्थिक समानता मूल अधिकार में नहीं है। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 70% आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। देखो, सबसे अच्छी बात है कि यदि आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम पास में हैं, तो आपने प्रशासनिक सुधार आयोग, इनके सन भी आपने पता होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966, सरकारी आयोग 1983, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979। तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश किसने की थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 के तहत। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ध्यान रखना है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था बिंदेश्वर पाठक मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वर पाठक मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था काका कालेलकर, काका कालेलकर 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के काल में हुई? राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव या एच.डी. देवेगौड़ा। वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है द्वितीय जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो वे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। काफ़ी खास पर्सन है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए, तो अच्छा प्रश्न है आबिद हुसैन समिति, रामनंदन बी.आर. मेहता या कालेलकर समिति। ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किया गया था रामनंदन समिति का गठन। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम किस कानून के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? आज़ादी के बाद सर्वप्रथम किस कानून के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो राइट आंसर है जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। देखो, इस प्रश्न में एक बात और सबसे अच्छी है कि जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम और अस्पृश्यता अधिनियम 1976, 1976। ठीक है, तो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम को ही अस्पृश्यता अधिनियम 1976 नाम दिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है, अस्पृश्यता अधिनियम 1976। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सम्मिलित नहीं है समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता के 19 से 21, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। तो क्या जो है सम्मिलित नहीं है?
तो सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक हैं, स्वतंत्रता के अधिकार, और समानता के 14 से 18, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ध्यान रखना है किस जो है अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है। अच्छा प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस जो है मौलिक अधिकार के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19(1) का भाग ए के तहत। अगला प्रश्न है, सही सम्मिलित कीजिए। अनुच्छेद 19(1) कै में जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, 19(1) कै में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देखो अच्छा प्रश्न है बहुत, इस प्रकार ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, मगर 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि क्या सम्मिलित है और क्या सम्मिलित नहीं है। तो प्रेस की स्वतंत्रता कै में है, बिल्कुल सही। कै में ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वाक व्यक्ति की आज़ादी है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार 19(1) के कै में है, बिल्कुल सही है। 19(1) गैर संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये भी आपका राइट है। 19(1) है भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, ये आपका बिल्कुल सही है। 19(1) का है। और 19(1) का डै फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, फोन टैपिंग का विरुद्ध अधिकार 19(1) कै की स्वतंत्रता में ही है। तो ये आपका असत्य कथन है। देखो इस प्रकार का प्रश्न आपके यूपीएसआई या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जाएगा, और बिल्कुल संभावनाएं हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का क्रम भी आपने पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैसे नोट्स में देख लेते हैं कि 19(1) की कै में क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी है, प्रदर्शन विरोध का अधिकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ प्रसारित करते हैं तो उसका अधिकार भी आपको 19(1) कै के तहत दिया गया है। मगर ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है कि हड़ताल का अधिकार 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में उल्लेखित नहीं है, या 19(1) कै की स्वतंत्रता में उल्लेखित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार करने का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? भारत में व्यापार करने का अधिकार, देखो ऐसा ही प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है कि व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें किस में है? तो ये जो है आपका व्यापार करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 की 6ठी जो स्वतंत्रता है, अंतिम स्वतंत्रता, वो आपका व्यापार करने के अधिकार को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 के तहत किसे मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय नागरिक, विदेशी या कंपनियां, इन सभी को। अनुच्छेद 20 के तहत किसे मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इन सभी को किया गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशियों को प्राप्त नहीं है अनुच्छेद 16 का अधिकार, लोक नियोजन के विषय में समानता, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार का ही प्रश्न अच्छा होता है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो आपने पता होना चाहिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल हैं, ये 5 आपने ध्यान रखने हैं कि 15, 16, 19, 29 और 30, ये पाँचों ही केवल भारतीयों के लिए जो है बनाए गए हैं, ये जो है विदेशियों को नहीं है। जैसे लोक नियोजन के विषय में समानता है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है, तो वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है भारत में। 29 और 30 की स्वतंत्रता भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लोक नियोजन के विषय में समानता विदेशियों को प्राप्त नहीं है। सरकारी नौकरियों के विषय में समानता, अनुच्छेद 15 की समानता भी विदेशियों को प्राप्त
नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 और 30। अगला प्रश्न देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर देखो कितना अच्छा प्रश्न है। भाग 3 से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में किस भाग में रखा गया? ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो विधिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति के अधिकार को रखा गया, तो किस भाग में रखा गया? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या भाग 14? तो ध्यान रखना है, वर्तमान में यदि आपसे कोई पूछता है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग में है, तो ध्यान रखना है भाग 12 के अंतर्गत है, भाग 12 वर्तमान में। अगला प्रश्न देखते हैं, और थोड़ी सी जानकारी आप ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को ही भाग 3 से भाग 12 में लाया गया। और पहले जो है ये था वर्णित अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में, मगर वर्तमान में है अनुच्छेद 300 क। मगर ये भी आपसे पूछा जाता है कि पहले किन अनुच्छेदों में था, तो ये दोनों अनुच्छेद आपने ध्यान रखने हैं। और अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 44वां संविधान संशोधन, किसकी सरकार? मोरारजी देसाई की सरकार में। अगला प्रश्न है, किस मूल्य अधिकार में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता? तो ये किस मूल्य अधिकार में कहा गया है? एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में, आर्टिकल 20। संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन 1951 की संवैधानिक वैधता को किस मामले में चुनौती दी गई थी? किस मामले में चुनौती दी गई? संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने वाले प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को किस मामले में चुनौती दी गई थी? शंकरी प्रसाद वाद, सज्जन सिंह इंदिरा साहनी वाद या केशवनंदन भारती वाद? तो राइट आंसर है शंकरी प्रसाद वाद। शंकरी प्रसाद वाद में चुनौती दी गई थी। किस वाद में घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? संसद को शक्ति नहीं है कि किसी भी उपबंध में, भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन किया जाए, संशोधन किया जाए। तो ये शक्ति संसद को नहीं है। ये किस वाद में कहा गया था? सज्जन सिंह, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स या केशवानंदन भारती? तो संशोधन की शक्ति नहीं है, तो ये कहा गया था आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, अच्छा प्रश्न है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, देखो वाद, सर्वोच्च न्यायालय के जो वाद हैं उनसे संबंधित आपका एग्जाम में प्रश्न अवश्य ही आएगा। कम से कम 2 प्रश्न आपके जो है या मूल विधि या आपका जो है संविधान से आएंगे यूपीएसआई में। और यदि आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भी जो है सर्वोच्च न्यायालय के वाद से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद में ओबीसी के उन्नत वर्गों क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए? देखो किस वाद में कहा गया था कि जो ओबीसी के उन्नत वर्ग हैं, क्रीमी लेयर हैं, को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा जाए। और अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में कहा गया कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में कोई भी आरक्षण नहीं है। तो किस वाद में जो है आरक्षण से संबंधित वाद आपको पता होना चाहिए। तो आरक्षण से संबंधित वाद है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार जो वाद है वो आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मद्रास राज्य बनाम दोरायजन के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप इनमें से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो ध्यान रखना है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15(4) में जोड़ा गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए गए। देखो जो आरक्षण की बात आती है तो ओबीसी का जो आरक्षण है, पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, वो 16(4) में भी आरक्षण है। अनुच्छेद 16(4) वहाँ पे भी आरक्षण की बात कही गई है और अनुच्छेद 15(4) में भी आरक्षण की बात कही गई है। तो इसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा। शैक्षणिक संस्थानों में
पिछड़े वर्ग के आरक्षण का उल्लेख 2 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक रथ के 2 पहिए के समान है। देखो सर्वोच्च न्यायालय ने जब व्याख्या की थी तो किस वाद में कहा था कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व एक रथ के 2 पहिए के समान है, तो यह घोषणा कहाँ की गई थी? और वही वाद न्यायिक समीक्षा संबंधित है, इंदिरा साहनी या गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स या बोम्मई वाद। तो ध्यान रखना है, मिनर्वा मिल्स जो वाद है, मिनर्वा मिल्स जो वाद है वो न्यायिक समीक्षा संबंधित रखता है। और उसी में ये भी बात कही गई थी, मूल अधिकार निर्देशक तो एक रथ के 2 पहियों के समान हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। निजता के अधिकार संबंधित वाद है, निजता के अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी जो है, जो आर्टिकल 21 में है, उससे संबंधित जो वाद है, तो गोपालन वाद है या मेनका गांधी वाद है या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो निजता के अधिकार संबंधित दोनों ही हैं आपके, ए व बी दोनों, गोपालन और मेनका गांधी। जो पासपोर्ट का जो मामला हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार में, तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और गोपालन वाद भी बहुत खास है, किसको लेकर है? निजता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, असंगत कथन छांटिए। अनुच्छेद 19 में भारत में घूमने के अधिकार हैं, अनुच्छेद 21 विदेश में घूमने के अधिकार हैं, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार करने पर 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, अनुच्छेद 23 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में कार्य करने पर रोक। तो कौन सा आर्टिकल आपके हिसाब से गलत है? तो भारत में घूमने का अधिकार बिल्कुल सही है, विदेश में घूमने का अधिकार ये भी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21 में है। 22 भी आपका बिल्कुल सही है, मगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में कार्य करने पर रोक, ये है आर्टिकल 24, आर्टिकल 24। तो ये आपका रॉन्ग है। अनुच्छेद 23 सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 23 में जो है बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है, बेगार श्रम पर रोक है, बेगार श्रम पर रोक है। अगला प्रश्न है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? यदि आप जो है परीक्षा की तैयारी में हैं तो आपने पता होना चाहिए प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत कौन से अधिकार आते हैं, कौन से अधिकार नहीं आते हैं। सूचना अधिकार आता है तो बिल्कुल सही है, सूचना का अधिकार भी। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार ये भी बिल्कुल सही है। निद्रा का अधिकार क्या अनुच्छेद 21 में आता है? निद्रा शयन करने का अधिकार, तो ये बिल्कुल राइट है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका बिल्कुल सही है। वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 21 में कहीं परिभाषित नहीं है। और भारत के किसी भी स्थान पर बसने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत है, न कि 21 के तहत। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन के अधिकार संबंधित हैं किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। महिलाओं को जो है सम्मान आदर देने की बात भी अनुच्छेद 21 में कही गई है, विवाह का उल्लेख भी अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत है। तो आपको जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और कुछ वाद हैं, देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा और इस प्रकार ही आपसे वाद पूछे जाएंगे परीक्षा में। अच्छा प्रश्न है बहुत ही। शंकरी प्रसाद बनाम जो संघ जो वाद आपका आया था वो किससे संबंधित था? संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति की बात जो कही गई थी, शंकरी प्रसाद बनाम संघ, इसका सन भी आप ध्यान रखिए, 1951 है। संसद को अनुच्छेद 368 के संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति मिली थी। यही सज्जन सिंह बनाम 1965 वाद में कहा गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 का जो वाद है, संसद को भाग 3 में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। पहले दोनों में कहा गया था कि किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, मगर जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस हुआ तो उसने कहा कि संसद को भाग 3 में संशोधन का अधिकार नहीं है। फिर केशवानंदन भारती बनाम केरल सरकार, जो 13 न्यायाधीश पीठ के द्वारा फैसला आया था, उसने कहा था कि मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है।
संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा जिसमें संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख भी किया गया है, तो मूल ढांचा में संशोधन नहीं हो सकता, मगर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये वाद है केशवानंदन भारती, जो बहुत प्रसिद्ध वाद हुआ था। केशवानंदन जी जो है केरल के जो मठ के अध्यक्ष थे, ठीक है, उनकी हार हुई थी, मगर फिर भी एक ऐतिहासिक जो है निर्णय साबित हुआ था। 13 जो है न्यायाधीशों की पीठ इस मामले में थी। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार जो केस है न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। 1980 का केस है कि हो तो होल्लाहन वाद 1992 स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव व दल बदल कानून से संबंधित है। इंदिरा साहनी कानून का शासन ओबीसी में संरक्षण से संबंधित है। कानून का शासन और ओबीसी में संरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कानून के शासन को लेकर व्याख्या हुई थी मूल ढांचे में, और ओबीसी में आरक्षण को लेकर जो है व्याख्या हुई थी इंदिरा साहनी वाद, और इसका सन भी आपने ध्यान रखना है 1992। बम्बई भारत संघ जो है ये भी अच्छा है, अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन है। संघीय ढांचे को लेकर जो है परिभाषित इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय में संघीय ढांचे ने जो है से संबंधित इसमें जो है फैसला सुनाया था। भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा को बुनियादी विशेषताओं के रूप में दोहराया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये पूछा जाता है, संघीय ढांचे को लेकर पूछ लेगा आपसे प्रश्न, भारतीय की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता से पूछ लेगा। तो बम्बई बनाम भारत सरकार जो है वाद है 1994 का। तो मैं आपसे कहता हूँ कि सभी का स्क्रीनशॉट कम से कम आप एक बार अवश्य ले लीजिए, क्या क्या व्याख्या उसमें की गई है। तो कम से कम स्क्रीनशॉट अपने पास अवश्य रखिए, क्या क्या व्याख्या इन जो है वाद में की गई है, क्योंकि यही जो है आपकी परीक्षा में आने लायक पर्सन है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, यदि तैयारी करनी है तो पूरे मन से तैयारी कीजिए। देखो किसी ने एक शब्द बनाया है संतुलन, संतुलन बहुत आवश्यक है। इतना भी कम ना पढ़िए कि परीक्षा में जो है पर्सन ढूंढते रह जाइए कि कहाँ पर्सन है, हमने कहाँ पढ़ा कहाँ नहीं, मगर इतना भी अधिक ना पढ़िए कि जिसका रिवीजन ना हो सके। सीमित नोट्स बनाइए, बार बार उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो संतुलन जो है आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रबंध जैसी प्रणाली भारत में सर्वप्रथम कहाँ लाई गई थी। तो ये प्रणाली जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सबसे पहले लाई गई थी बड़ौदा रियासत में, बड़ौदा रियासत। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था। ये सभी जानते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये भी अच्छा प्रश्न है बहुत ही। और जो बड़ौदा देसी रियासत थी उसका संबंध था राजा गायकवाड़ से, राजा गायकवाड़, और ये स्टार्ट हुआ था आपका 1906 में। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 1906 में होता बड़ौदा देसी रियासत। अगला प्रश्न है 1975 की इमरजेंसी में निम्न से कौन सा कानून लागू था। तो 1975 जो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी थी, किस महीने तक इमरजेंसी रही थी, 1977 तक। तो उस समय जो है मीसा कानून, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू था। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीसा कानून। असत्य कथन छांटिए। और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 जो लॉर्ड रिपन के समय पास हुआ था। देखो प्रथम कारखाना अधिनियम का सन आपने ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन काल में पास हुआ था। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य करने पर रोक लगाई गई थी। क्या उम्र आपकी सही है 7 वर्ष, ये आपने देखना है। द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में लैंसडाउन जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, उनके समय पास हुआ था। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और रात्रि में महिलाओं को कार्य करने पर प्रतिषेध लगाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम 1948 में क्या पास हुआ। और बाल श्रम निषेध अधिनियम 1980 में पास हुआ था। क्या, तो ये 4 कथनों में आपने देखना है कौन सा सत्य है। तो बाकी जो है सभी कथन सत्य हैं, बस एक कथन जो सबसे लास्ट का है डी, बाल श्रम जो है निषेध अधिनियम पास हुआ था 1986 के तहत, 1986 के तहत, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इस प्रकार के जो है ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। बाल श्रम जो है निषेध अधिनियम 1986 का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 किया गया था 2016 में, ये भी आपने ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका जो है राइट आंसर है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के कोई रिट पूछता है। देखो, सब जानते हैं कि रिट जो है केवल 2 न्यायालय के द्वारा जारी होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है आर्टिकल 32, और हाईकोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जो रिट जारी होती है उसी का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना है 3 माह तक। 3 माह तक। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? मतलब कि प्रश्न पूछा गया है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में होती है? आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है आपका अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 22 के तहत। अगला आपका रिट है और असंगत आपने छांटना है कि कौन सी रिट सही है और कौन सी रिट सही नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हाईबेस कॉर्पस में क्या कहा गया है? सैसरी प्रस्तुत करो। तो बिल्कुल कहा गया है। परमादेश जो मैंडामस रिट है उसका जो है वाक्य है हम आदेश देते हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिषेध क्या अधीनस्थ न्यायालय का लेख इनसे संबंधित है? तो बिल्कुल सही है। और उत्प्रेषण लेख का आदर्श वाक्य है सूचित कीजिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो का जो है संबंध प्रमाणित होना से नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है क्या सही है क्या सही नहीं है। इनके जो आदर्श वाक्य है आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए। आदर्श वाक्य आपने ध्यान रखने हैं, सभी रिट का आपसे पूछा जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करो, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, देखो प्रतिषेध जो है रिट का भी वाक्य आपने ध्यान रखना है। उत्प्रेषण, यदि लंबित मुकदमे हैं, छोटे न्यायालय उनको जो है लंबित बड़े मुकदमे पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो बड़े न्यायालय छोटे न्यायालय के लिए रिट जारी करते हैं, उसी को कहा जाता है प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय का लेख इसका आदर्श वाक्य है। उत्प्रेषण का है सूचित कीजिए। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा, अधिकार यदि कोई अपने अधिकार से बाहर कार्य करता है तो उनके खिलाफ भी एक रिट जारी करती है अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? तो आप बताइए किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? निजी व्यक्तियों, गैर संवैधानिक विभाग, राष्ट्रपति, राज्यपाल या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या इन सभी के। परमादेश, देखो परमादेश रिट जारी होती है सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध और सार्वजनिक कंपनियों के विरुद्ध यदि वो अपना जो है कोई आदेश जो है समय से पूरा नहीं करते हैं, मगर इन सभी के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होती। कौन सा रिट को किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा? तो किस रिट को जो है, किस रिट को इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा? तो वो है क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है जनहित याचिकाओं की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप जानते होंगे जनहित याचिकाओं की जननी के रूप में जाना जाता है कपिला हिंगो रानी को। कपिला हिंगो रानी।
और जनहित याचिका के जनक हैं पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, जो भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, 17वें मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती। जनहित याचिका जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है किसके साथ संबंधित है, किसके साथ संबंधित है? देखो, जनहित याचिका आपके 2 पॉइंट में है, एक आपका पॉलिटी में भी है, एक आपका मूल विधि में भी है। तो जनहित याचिका के पर्सन सारे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनहित याचिका किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक सक्रियता से, न्यायिक पवित्रता से, न्यायिक हस्तक्षेप से कम 3-4 बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो जनहित याचिका का संबंध है न्यायिक सक्रियता से, न्यायिक सक्रियता। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? अच्छा प्रश्न है। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? कुछ भी जिसमें जनहित हो, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। यदि आप अच्छी तैयारी में हो, अपना जो है रिवीजन कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपको सही करना चाहिए। जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो जनहित याचिका का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी व्यक्ति द्वारा, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। अगला प्रश्न है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों ने के मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगता है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के जो मूल अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगता है, वो किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सशस्त्र बलों, मान लिया सबको जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी का नहीं होता है, मगर फिर भी यदि कोई पुलिस बल है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका जो है युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाए जाते हैं? तो अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखना है आर्टिकल अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रता राष्ट्रपति द्वारा निरस्त नहीं की जा सकती। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 350, 355, 359 या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रताएं निरस्त नहीं होती हैं, और यह व्यवस्थाएं हैं अनुच्छेद 359 में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं बिना राष्ट्रपति की घोषणा के स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं बिना राष्ट्रपति की घोषणा के स्वतः निरस्त हो जाती हैं? तो ध्यान रखना है 6 स्वतंत्रताएं, क्योंकि सभी जानते हैं अनुच्छेद 19 की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वो जो है स्वतः ही निरस्त हो जाती है बिना किसी घोषणा के। तो इसका उल्लेख भी किया गया है अनुच्छेद 358 के तहत, ये भी आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल 358 में ये बात बताई गई है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं, तो उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। और अगला प्रश्न है मार्शल लॉ कानून, जिसे सेना कानून कहा जाता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून लगाया जा सकता है, मार्शल लॉ कानून लगाया जा सकता है। तो मार्शल लॉ कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक अधिकार संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मार्शल लॉ कानून का अनुच्छेद जो है 34 के तहत विवरण दिया गया है। आर्टिकल 33 मार्शल लॉ कानून। देखो, कानून संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छा जो है प्रश्न है मार्शल लॉ कानून, आर्टिकल 34। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या सिखों को? ठीक है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, मगर ये भी आपने ध्यान रखना है कि उसमें जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है उसमें पारसी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यदि आपने जो है इस श्रृंखला के प्रश्न सभी अच्छे प्रश्न लगे हों तो प्लीज़ आप किसी न किसी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। जल्दी से जल्दी आप ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।